अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टार्ट किया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल इन प्लांट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वो प्लांट मूवमेंट, प्लांट हार्मोन और बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम को डिस्कस किया था। आज हम इसके फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे और वो है फोटो पेरियोडिज्म। फोटो पेरियोडिज्म लेंथ है डे लाइट की। इस पीरियड का इन्फ्लुएंस होता है प्लांट की बिहेवियरल एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि एक बिहेवियरल एक्टिविटी है फ्लावरिंग पे, और वो फिनोमेना जो कि इन्फ्लुएंस होता है इस डे लेंथ की वजह से, इसको हम फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। एक होता है फोटो पीरियड। अगर 24 आवर्स का एक डे है, उसमें से प्लांट को जो है वो 12 आवर्स की लाइट रिक्वायर है। लाइट का जो ड्यूरेशन रिक्वायर है उसको वो है 12 आवर। तो ये जो 12 आवर्स हैं ये इसका कहलाएगा फोटो पीरियड। और इस फोटो पीरियड का फंक्शन क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये कुछ हार्मोन की सिंथेसिस करवाता है। जैसे कि प्लांट की लीफ के अंदर एक हार्मोन होता है फ्लोरिजिन, उस हार्मोन को जो है ये एक्टिवेट करवा देता है। जब ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है इस 12 आवर की क्रिटिकल टाइम पीरियड के अंदर, फोटो पीरियड के अंदर, तो फिर प्लांट के अंदर जो है वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो प्लांट को एक स्पेसिफिक डे लेंथ चाहिए होती है अपनी फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाने के लिए, प्रोमोट करवाने के लिए। वो उसका फोटो पीरियड कहलाता है। और इस फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो प्लांट का अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना फोटो पेरियोडिज्म कहलाता है। इस फोटो पीरियड का फंक्शन बेसिकली प्लांट के हार्मोन को एक्टिवेट करवाना होता है। अब इस फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट की। पहली जो टाइप है वो है शॉर्ट डे प्लांट। ये ऐसे प्लांट हैं जिनको लॉन्ग पीरियड चाहिए डार्कनेस का और शॉर्ट पीरियड चाहिए लाइट का। तो ऐसे प्लांट जो है वो शॉर्ट डे या लॉन्ग नाइट प्लांट कहलाते हैं। ये 24 आवर्स का एक डे है। इसके अंदर जो है वो इनका डार्क पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा है। 16 आवर्स अगर इनको डार्क पीरियड चाहिए, तो बाकी के जो 8 आवर्स होंगे वो इनका लाइट का पीरियड होगा। तो वो प्लांट जिनको जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन चाहिए लाइट का और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए डार्क का, ऐसे प्लांट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। इनकी एग्जाम्पल ऐसी भी है कि भाई इनको कहा जाता है कि ये थोड़े सुस्त प्लांट हैं जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो रात के टाइम में करते हैं और दिन के टाइम में आराम करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे डे लेंथ में जो कि 12 आवर्स से कम होगी। स्प्रिंग और फॉल फ्लावरिंग जो होती है प्लांट की, उसके अंदर कुछ प्लांट इंक्लूड हैं जैसे कि क्राइसैंथेमम है, राइस है, अनियन है, सोयाबीन है। ये तमाम एग्जाम्पल हैं शॉर्ट डे प्लांट की। शॉर्ट डे प्लांट वही प्लांट हैं जिनको कम ड्यूरेशन चाहिए लाइट का और ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए डार्क पीरियड का। इस कम ड्यूरेशन के अंदर ये हार्मोन को एक्टिवेट करवाते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग को। फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेकंड टाइप है प्लांट्स की वो है लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनको रिक्वायर है शॉर्ट पीरियड डार्कनेस का और लॉन्ग पीरियड रिक्वायर है लाइटनेस का, ऐसे प्लांट जो है वो लॉन्ग डे या शॉर्ट नाइट प्लांट कहलाते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे जब इनको लेंथ जो है वो डे टाइम की मिलेगी 12 घंटे से ज़्यादा की। ये जो प्लांट हैं 24 आवर्स के डे में से 16 आवर्स जो है वो इनका डे टाइम है।
यानी 12 आवर्स से ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि ये 16 हो, ये 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, वेरी करेगा। डे लेंथ जो है वो इनकी 16 आवर्स है, और जबकि इनका नाइट का जो ड्यूरेशन है, डार्क का जो ड्यूरेशन है, वो है 8 आवर्स। तो इन प्लांट्स के लिए कहा जाता है कि ये बहुत मेहनती प्लांट होते हैं, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो दिन की रोशनी में करते हैं और बहुत कम आराम करते हैं। यानी दिन में जो है वो लाइट को यूटिलाइज करेंगे, फ्लावर को, अपने प्लांट के अंदर जो है वो हार्मोन को एक्टिवेट कराएंगे और फ्लावरिंग को इनिशिएट करवा देंगे। तो ये प्लांट जो है वो लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। एग्जाम्पल स्पाइनिश है, लेटस है, शुगर बीट है, रेडिश और पोटैटोज है। ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं वो लॉन्ग डे प्लांट की है। फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग प्लांट की जो थर्ड टाइप है वो है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो कि इनडिफरेंट हैं लेंथ के, लाइट और डार्क पीरियड के, ऐसे प्लांट जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट्स कहलाते हैं। यानी इन्हें इक्वल अमाउंट चाहिए लाइट और डार्क पीरियड का। 24 आवर्स के डे में से 12 आवर्स जो हैं वो इनको रिक्वायर हैं लाइट के, और इसी तरह यही 12 आवर्स इनको रिक्वायर हैं डार्क पीरियड के। तो वो प्लांट जिनमें इक्वल टाइम पीरियड रिक्वायर हो डे लेंथ और नाइट का, ऐसे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। तो इन प्लांट के अंदर जो है वो फ्लोरिजिन हार्मोन को एक्टिवेट करवाने के अलावा जो है वो दूसरे हार्मोन से वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे और फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाएंगे। एग्जाम्पल इसकी ककम्बर है, कॉर्न है, सनफ्लावर है। फोटोपेरियोटिज्म का प्लांट को बेनिफिट एक ही है, यही है कि ये जो है वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करवा रहे हैं। इसी तरह अगर प्लांट सीड के अंदर डॉर्मेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल रही है मगर वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए भी फोटोपेरियोटिज्म हेल्प करता है। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम 5th पॉइंट इसका, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है इन्वायरमेंट के अंदर जो कि एडवर्स इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रही है प्लांट की ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे और इसके सर्वाइवल पे। तो ये तमाम चीज़ें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहलाती हैं। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी अचानक से बढ़ जाए, तो वो क्या करेगी, प्लांट बॉडी के अंदर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसको डीजनरेट कर देगी। जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, तो प्लांट बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो ये जो है वो एंजाइम्स को जो है इफेक्ट करेगी। अब एंजाइम्स जो प्रोटीन नेचर है वो भी डीनेचर हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। तो अगर ऐसे एंजाइम्स की ही फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी जो सेल को डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं या उस ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है कुछ एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगी उस प्लांट बॉडी पे। तो ये एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस कहलाते हैं। वाटर, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो नेसेसरी है प्लांट के लिए, और जब इनकी शॉर्टेज हो जाएगी तो प्लांट जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करेगा अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर हैं। तब इन्हीं की अमाउंट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर नेसेसरी है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, वो अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो है वो अपनी एफिशिएंसी को परफॉर्म नहीं, एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट को इफेक्ट फेस करना पड़ेगा उसकी ग्रोथ पे। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला है शॉर्टेज और ड्राउट कंडीशन, सेकंड है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, थर्ड है रिस्पांस टू सॉल्ट स्ट्रेस, फोर्थ वन है रिस्पांस टू हाई टेम्परेचर, फिफ्थ है रिस्पांस टू कोल्ड टेम्परेचर एंड लास्ट वन है
और रिस्पॉन्स टू ओवरग्रेजिंग। रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस में फर्स्ट पॉइंट है वाटर शॉर्टेज, या इसको कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंट। ड्राउट कहते हैं पानी की कमी का हो जाना, कंडीशन को ड्राउट कहते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो सॉइल को बैडली इफेक्ट करेगा प्लांट में। अब ये जो ड्राउट कंडीशन है, ये कंट्रोल सिस्टम डेवलप करेगा प्लांट बॉडी, ताकि अपने फंक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके इस ड्राउट कंडीशन के अंदर। प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को स्लो कर देगा अपने स्टोमेटा को क्लोज करके। स्टोमेटा जो है वो 2 किडनी शेप गार्ड सेल हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। तो अगर पहले ही प्लांट ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पानी की कमी है, और वो ट्रांसपायरेशन का मुसलसल प्रोसेस परफॉर्म करता रहे, तो जब ये प्रोसेस मुसलसल परफॉर्म करता रहेगा ट्रांसपायरेशन का, तो प्लांट बॉडी के अंदर जितना भी स्टोर किया हुआ वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्लांट को शॉर्टेज को फेस करना पड़ेगा। तो अपने आप को इस शॉर्टेज से बचाने के लिए प्लांट क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ये जो किडनी सेल शेप सेल हैं, ये टर्जिड होते हैं क्योंकि इनके अंदर वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिंग खुली होती है, जिसे स्टोमा कहते हैं। जैसे ही ये वाटर जो है वो इसका रिमूव होना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ जाने लग जाएगा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, तो ये किडनी शेप सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, और ये जो इनकी सेंट्रल कैविटी है ये क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह ये स्टोमेटा को अपने क्लोज कर देंगे, ताकि वाटर जो है उनका रिमूव ना हो पाए। रूट्स जो हैं वो वेल डेवलप हो जाएंगी, ताकि वो रीच हो सकें डीप, और इन्हें जो शैलो रूट्स हैं प्लांट, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। मीजोफाइट सेल्स के अंदर जो है वो एब्सिसिक एसिड है, जो हेल्प करेगा प्लांट को स्टोमेटा क्लोज करने में। प्लांट के अंदर 2 टाइप्स की रूट हैं। प्लांट जो है वो वर्टिकल रूट्स की डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। अब ये जो वर्टिकल रूट्स हैं, ये डीप जाएंगी सॉइल के अंदर और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसी तरह ये जो शैलो रूट्स होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल रूट हैं, अब इन हॉरिजॉन्टल रूट की ग्रोथ को जो है वो प्लांट इनहिबिट कर देगा, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है सॉइल के अंदर, जो है वो वाटर अवेलेबल नहीं है। जब सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो इन रूट्स का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इस वाले रीजन तक पानी अवेलेबल ही नहीं है जो इनको ये एब्जॉर्ब कर सके, जिनकी मदद से तो प्लांट एडाप्टेशंस डेवलप करेगा। प्लांट जो है वो वर्टिकल रूट्स की फॉर्मेशन करवा देगा। अब जो है वो डीप जाएंगी सॉइल के अंदर, जाने के बाद जो है वो वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, जबकि शैलो रूट्स जो हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प ही नहीं करेंगी, तो इनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए एक हार्मोन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हार्मोन कहलाता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, या इसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ये जो प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, ये पेलिसेड हैं, और इसी तरह ये स्पंजी पैरेन्काइमा सेल है। इनके अंदर ये एब्सिसिक एसिड का अमाउंट मौजूद होता है, और ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जल्दी से सिग्नल्स देता है, और इंस्ट्रोमेटा को कहता है कि भाई इनको क्लोज कर लें, ताकि वाटर जो है बाहर रिमूव ना हो सके। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो सिग्नल देगा प्लांट बॉडी को कि स्टोमेटा को क्लोज कर दें, ताकि वाटर रिमूव ना हो पाए। गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे। जब वाटर जो है वो इनका गार्ड सेल का बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये गार्ड सेल की जो अंदर सेंटर में ओपनिंग होती है स्टोमा, ये क्लोज हो जाएगी, और ये इस तरह फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो प्लांट के अंदर रिड्यूस होगी ट्रांसपायरेशन को, प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए, कि अपने लीफ के नंबर को कम कर लेगा और लीव्स को मॉडिफाई कर लेगा स्पाइंस में। जितना बड़ा सरफेस होगा, एरिया होगा, लेमिना कहलाता है ये प्लांट का, लीफ का यहाँ से यहाँ तक का जितना भी रीजन है ये लेमिना कहलाएगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा।
और जितना कम सरफेस एरिया होगा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस उतना ही कम होता जाएगा। तो प्लांट क्या कर लेगा, अपनी लीफ के लेमिना को रिड्यूस कर लेगा ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो। कहीं जो है वो लीव्स को बिल्कुल ही कन्वर्ट करना शुरू कर देगा स्पाइंस में। तो ये जो स्पाइंस हैं इनका भी सरफेस एरिया कम है और ये ट्रांसपायरेशन को से जो है ट्रांसपायरेशन के रेट को कम कर रहे हैं। मार्जिन्स पे जो है वो स्पाइंस को डेवलप कर लेगा ताकि जितना कम से कम लीफ का सरफेस एरिया हो उतनी ही कम से कम इनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करके रख सके अपने अंदर। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो है वो प्लांट के दो पार्ट से, एरियल पार्ट से और उसके अंडरग्राउंड पार्ट से। तो प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उसके अंदर उसकी लीव्स आ जाएंगे, स्टेम आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। अंडरग्राउंड पार्ट्स में उसकी रूट्स आ जाएंगी। अब प्लांट को जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कहाँ होगी, क्योंकि एरियल पार्ट्स एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन मौजूद है, वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी प्लांट बॉडी के अंदर। मगर जो सॉइल है उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन, ये जो है रूट्स जो हैं वो सॉइल के ज़रिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो प्लांट जो ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर भी कुछ एडाप्टेशंस डेवलप होंगी। प्लांट जो है वो रेस्पिरेटरी या एरियल रूट्स को डेवलप कर लेगा और कुछ एयर ट्यूब्स को डेवलप कर लेगा ताकि ये एटमॉस्फेयर सॉइल से जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। मार्शी सॉइल वो सॉइल होती है जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जैसे मैंग्रोव प्लांट हैं, ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो मार्शी सॉइल होती है, जिसे दलदली सॉइल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो प्लांट क्या करेगा, अपनी रूट्स जो हैं वो अपर सरफेस की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। अब ये जो ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं आपको, ये तमाम की तमाम कहलाती है एरियल रूट्स भी कहते हैं इन्हें, और इनको न्यूमेटोफोर रूट्स भी कहते हैं। इनके अंदर जो है कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करते हैं। और कुछ एयर ट्यूब्स भी मौजूद होती हैं इन पोर्स के दरमियान में, वो एटमॉस्फेयर से इजीली ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी रूट्स को जो है वो बाहर की साइड पे ग्रो करवा लेते हैं, और ये रूट जो हैं वो एरियल कहलाती हैं। स्टेम से जो हैं वो इस तरह हैंगिंग कंडीशन में डेवलप हुई होती हैं। ये एरियल रूट भी क्या करती हैं, प्लांट्स बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके, क्योंकि ये ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। रिस्पॉन्स है प्लांट का सॉल्ट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। अगर प्लांट जो है वो ऐसी सॉइल में ग्रो करे जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो, तो एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होगा और वाटर जो है वो मूव करेगा इनसाइड से आउटसाइड पे। इस कंडीशन में प्लांट डाई हो जाएगा। तो प्लांट जो इस कंडीशन में ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट प्लांट कहलाते हैं। चैप्टर 1 में भी आपने ये डिटेल में पढ़ा था कि प्लांट की जो रूट है हेलोफाइट ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह प्लांट बॉडी की अगर ये रूट की बात की जाए तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहे हैं वो मार्शी सॉइल, वो जो है वो सॉडिक सॉइल होती हैं, और सॉडिक सॉइल के अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर ये वाला जो सॉल्यूशन कहलाएगा, जो इनका बाहर का सॉल्यूशन है सॉइल का, ये सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक, और जो इनर साइड का सॉल्यूशन है रूट के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो तमाम का तमाम कहलाता है हाइपोटोनिक। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है मूवमेंट जो होती है वाटर मॉलिक्यूल की वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होती है। तो अगर इन साइड से आउटसाइड जो है वो वाटर मूव करने लग जाएगा तो प्लांट के अंदर जितना भी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा और प्लांट जो है वो डाई होना शुरू हो जाएगा। विल्टिंग का प्रोसेस होगा, विल्टिंग पानी की मुसलसल कमी होती जाएगी और प्लांट डाई होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में प्लांट क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर से जितना भी सॉल्ट है उसको एनर्जी लगाकर अपने अंदर लेकर आएंगे और बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसको हाइपरटोनिक करेंगे और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे।
अब ये जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन हो जाएगा, पानी को ये बाहर से एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉल्ट को अंदर लाने के बाद, तो क्या होगा, इनके अंदर सॉल्ट की अमाउंट भी ज़्यादा होने लग जाएगी। जब सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होने लग जाएगी तो इनकी जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे जो रिमूव करेंगे इस एक्सेस सॉल्ट को। तो इनकी लीफ की सरफेस के ऊपर कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जिनके ज़रिए जो है ये सॉल्ट को रिमूव करवाएंगे। सॉल्ट को अंदर इसलिए ला रहे थे ताकि पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें और अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक कर सकें, ताकि बाहर से जो है वो वाटर मूव करने लग जाए एंडोस्मोसिस के ज़रिए इनसाइड की तरफ। और जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा तो इस सॉल्ट को रिमूव करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो रिमूव करेंगे प्लांट बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को। फोर्थ रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो है वो डेंजरस है प्लांट के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज कर देगा प्रोटीन्स को और एंजाइम को। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पे, वो अपनी एक्टिविटी को किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं। अब ये जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इनके स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देता है। अब इन कंडीशन में प्लांट जो है वो रैपिड ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा ताकि डिक्रीज कर सके अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को। प्लांट बॉडी को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर को रिमूव करना शुरू कर देगा वेपर्स की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का कूलिंग इफेक्ट होगा और ये हेल्प करेगा प्लांट के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब कुछ प्लांट जो हैं जो हॉट एरियाज़ में होते हैं वो शाइनी क्यूटिकल को डेवलप कर लेते हैं जो रिफ्लेक्ट करती है इंसिडेंट लाइट को, ताकि प्रिवेंट कर सकें हीट एब्जॉर्प्शन को और ओवर हीटिंग को प्लांट्स में। इनके पास जो है इनकी सरफेस जो है वो शाइनी हो जाती है। शाइनी सरफेस का बेनिफिट क्या है कि जो लाइट आएगी वो इजीली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी तो लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगी प्लांट बॉडी के अंदर, प्रिवेंट करेंगे हीट एब्जॉर्प्शन से, जिसकी वजह से प्लांट का टेम्परेचर जो है वो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और इसके एंजाइम डीनेचर नहीं हो पाएंगे। अब एक हद तक जो है ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, मगर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री से अबव तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स को डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये हीट शॉक प्रोटीन क्या करेंगे, प्लांट बॉडी के अंदर जितनी भी हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर खुद डीनेचर हो जाएंगे। प्लांट बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर 40 या 45 तक पहुंच जाए या इससे अबव हो जाए तो हीट शॉक प्रोटीन डेवलप होंगी। स्पेशल टाइप की प्रोटीन है ये। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जितनी भी हीट है प्लांट बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करेंगी और एक वक्त आएगा कि खुद डीनेचर हो जाएंगी। तो प्लांट जो है वो मुसलसल इस टाइप की प्रोटीन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा ताकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, क्योंकि अगर मुसलसल ट्रांसपायरेशन होती जाएगी तो विल्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा और प्लांट बॉडी डाई हो जाएगी। तो अपने कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्लांट बॉडी जो है वो कुछ प्रोटीन्स डेवलप करेगी और ये प्रोटीन सेक्रीफाइसिंग प्रोटीन भी कहलाती हैं। इनका काम प्लांट बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करना है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम में ये खुद भी डीनेचर हो जाएंगी। फिर प्रोडक्शन होगी हीट शॉक प्रोटीन की और फिर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट बॉडी से और फिर इनकी डेथ हो जाएगी। तो मुसलसल प्लांट जो है वो हीट शॉक प्रोटीन की डेवलपमेंट करवाता रहेगा। रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का चेंज होने लग जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में और उसकी फ्लूइड कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब ये जो है वो रिड्यूस करेगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट्स को। चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, लिपिड बाय लेयर है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कराती है मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह। जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया
तो क्या होगा, ये जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन का, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा, यानी ये जमना शुरू हो जाएगा। जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन, जो एक जगह से मॉलिक्यूल्स दूसरी जगह मूव कर रहे थे, इस ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो रिड्यूस कर देगी। जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगी तो प्लांट सेल बॉडी जो है वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब जो है वो प्लांट रिस्पॉन्स क्या शो करेगा इस कोल्डिस टेस्ट में, कि ये लिपिड कंपोजिशन जो है इसको इंक्रीज कर देगा, उसको चेंज कर देगा और इंक्रीज कर देगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। इसके अंदर जो है एक सीधा इसका टेल पार्ट होता है जो कि कंपोज्ड हुआ होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड से, और एक पार्ट जो होता है वो इसका थोड़ा सा टेढ़ा होता है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और ये बना होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फंक्शन क्या है कि ये इसको जो है वो सॉलिडिफाइड नहीं होने देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जब ये सॉलिडिफाइड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सेल बॉडी, प्लांट बॉडी जो है वो अपने अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर देगी। इसी तरह कुछ कंपोजिशन भी चेंज करने लग जाएगी, लिपिड की कंपोजिशन को चेंज कर देगी इस डबल बॉन्ड को इंक्रीज करके, ताकि ये जो है वो इसका फ्लूइड कंडीशन मेंटेन रहे, सॉलिडिफाइड ना हो और ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इफेक्टिवली परफॉर्म हो सके। एक रिस्पॉन्स हो गया कि ये जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर देंगी, और दूसरा रिस्पॉन्स क्या है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो है वो सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा डिफरेंट पॉलीमर्स को, फ्रुक्टोज के, उनको फ्रैक्टेंस कहते हैं, और ये फ्रैक्टेंस जो है वो केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देंगी सेल की, और क्रिस्टल्स जो हैं वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। पॉलीमर कहते हैं कि जब बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो कंबाइन होती हैं तो वो एक बड़ी सी चेन बना लेती हैं और ये कहलाती है पॉलीमर। तो पॉलीमर्स डेवलप हो जाएंगे फ्रक्टोज के और ये पॉलीमर्स कहलाएंगे फ्रक्टेंस। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं होने देती लिपिड को, बल्कि क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है वो लो ही रहता है मगर सॉलिडिफाइड नहीं हो पाता। जब सॉलिडिफाइड नहीं हो पाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म होगी। रिस्पॉन्स है ओवर ग्रेजिंग या हर्बीवोरी से। हर्बीवोर एनिमल जो है वो प्लांट को यूज़ करते हैं फूड मटेरियल के तौर पे और ये प्रोसेस जो है वो ग्रेजिंग कहलाता है, यानी एनिमल्स का जो है वो प्लांट बॉडी को फूड मटेरियल के तौर पे यूज़ करने का प्रोसेस ग्रेजिंग कहलाता है। अब अगर एनिमल्स जो है वो प्लांट के तमाम लीफ को फूड के तौर पर ही यूज़ कर लें तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो ग्रेट लॉस करता है प्लांट के अंदर और कुछ सर्टेन ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है प्लांट बॉडी अपने कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जैसे कि स्पाइंस को डेवलप कर लेगा या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर देगा जो पॉइजनस होंगे, यानी अगर कोई एनिमल इनको खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। स्पाइंस को डेवलप करना शुरू कर देगा कि ये स्पाइंस जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे ग्रेजिंग के प्रोसेस से, ताकि प्लांट बॉडी जो है इसके ऊपर अटैक ना कर पाए और इसके लीव्स को या इसकी तमाम बॉडी को जो है वो फूड मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज ना कर पाए। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन भी करवा देंगे कि जो है अगर एनिमल्स उसको फूड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो उनका जायका जो है वो एनिमल्स को पसंद ना आए और वो दोबारा उसको फूड के तौर पे यूटिलाइज ना करें। 6 पॉइंट रह गया, कंट्रोल इज
सिस्टम इन प्लांट के अंदर, और वो है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ये लास्ट पॉइंट है। अब अगर पैथोजन का इफेक्ट हो जाएगा प्लांट बॉडी के ऊपर तो वो क्या एडाप्टेशंस को डेवलप करेगा। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ पैथोजेंस हैं जो कि डिसीज़ कॉज कर रहे हैं प्लांट के अंदर। अब इन डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट बॉडी जो है कुछ इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी अपने अंदर। तो सबसे पहला जो डिफेंस होगा, आउटर लेयर जो है इसकी एपिडर्मिस, वो सबसे प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लांट बॉडी के अराउंड, और ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करेगी। सबसे पहले जो है वो वायरस है या बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, पैथोजन उसे कहते हैं जो डिसीज कॉज करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो एपिडर्मल सेल, ये जो है सबसे आउटर कवरिंग, ये वाली जो लेयर नज़र आ रही है आपको, ये लेयर जो है वो एपिडर्मल सेल कहलाती है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या पैथोजन इंटर होगा तो सबसे पहले वो ये जो एपिडर्मल सेल है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करेंगे और इसके इफेक्ट को यहीं किल कर देंगे और इसकी एंट्री को ब्लॉक कर देंगे और सेल के अंदर इसको इंटर नहीं होने देंगे। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करेंगे। सपोज अगर प्लांट को कोई इंजरी हो जाए, यानी इसकी आउटर कवरिंग लेयर जो है वो ब्रेक हो जाए और पैथोजन इंटर हो जाए प्लांट बॉडी के अंदर, या स्टोमेटा के थ्रू इंटर हो जाए या किसी और वे से इंटर हो जाए, तो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो इसको किल कर देंगे और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करेंगे। इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो कुछ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे और ये एंटीबायोटिक फाइटोएलेक्सिन कहलाती हैं जो किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को। अगर जो है वो प्लांट बॉडी के जो एपिडर्मल सेल हैं वहाँ से एंट्री जो है हो जाए, अगर ये ब्रेक हो जाए तो पैथोजन इंटर हो जाए, या स्टोमेटा मौजूद है एपिडर्मिस के अराउंड, इनके ज़रिए जो है वो पैथोजन इंटर हो जाए, तो अब क्या होगा, प्लांट बॉडी अपने अंदर कुछ केमिकल्स की फॉर्मेशन करना शुरू हो जाएगी। यानी ये केमिकल्स क्या करेंगे कि ये जो पैथोजन आ रहा है प्लांट बॉडी के अंदर, इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं, तो ये एंटीबायोटिक को डेवलप करेंगे और ये एंटीबायोटिक जो है वो फाइटोएलेक्सिन कहलाती है और ये फाइटोएलेक्सिन जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी। अब जब ये फाइटोएलेक्सिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी तो इस तरह के प्लांट रेजिस्टेंट प्लांट कहलाते हैं। मगर इस फाइटोएलेक्सिन के ज़रिए भी अगर ये किल ना हो सकें तो ये ससेप्टेबल कहलाएंगे, यानी इनमें डिसीज़ कॉज हो जाएगी। इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है, छोटा सा चैप्टर था। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो यही क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कोल्ड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और हॉट का क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो हॉट में ये वाली बात ज़रूर लिखनी है कि ये जो है वो हीट शॉक प्रोटीन्स को डेवलप कर लेंगे, और कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ये बात ज़रूरी लिखनी है कि ये पॉलीमर्स को डेवलप कर लेंगे जो फ्रुक्टेंस कहलाते हैं। ग्रोथ हार्मोन का प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट है, कितनी टाइप्स की मूवमेंट है प्लांट में, कोई सी 2 को मेंशन करना है तो फोटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, सिग्मोट्रोपिज्म, किसी भी 2 का नाम लिखना है। ये अगेन रिपीट हुआ सवाल मगर इसकी स्टेटमेंट चेंज हुई है थोड़ी सी। हर्बीवोरी के अगेंस्ट जो है वो रोल यही है कि फाइटोएलेक्सिन को डेवलप कर लेंगे, एंटीबायोटिक को, एपिडर्मल सेल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करेंगे और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में केमिकल्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। ड्राउट में जो है वो ट्रांसपायरेशन के इफेक्ट को कम कर देंगे स्टोमेटा को क्लोज करके। डिस्क्राइब करना है बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम को। हेलोफाइट जो है वो मार्शेस के अंदर क्या करेंगे कोप करने के लिए, क्या एडाप्टेशंस डेवलप कर लेंगे, सॉल्ट ग्लैंड्स को डेवलप कर लेंगे और एक्सोस्मोसिस के ज़रिए जो है वो उनका वाटर रिमूव हो जाए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और वो लॉन्ग क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को आपने डिफाइन करना है और जितने भी रिस्पॉन्स थे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि ड्राउट कंडीशन वाला था, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का था, हाई लो टेम्परेचर का था, ये तमाम जो है ओवर ग्रेजिंग का इफेक्ट था, ये तमाम स्ट्रेसेस को आपने डिफाइन करता है।
और साथ में ही इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की जो है डेफिनेशन भी देनी है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए खुद